आकाश इंस्टीट्यूट आपके लिए फिजिक्स प्रैक्टिकल की सीरीज शुरू कर रहा है, मास्टर स्ट्रोक। इसके अंदर हम आपको 12th क्लास के सभी रिलेटेड फिजिक्स प्रैक्टिकल की छोटी से छोटी बात को डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले कि आपको कॉपी में कैसे लिखना है, आपको किस तरह से रीडिंग्स लेनी होती है, वाइवा के क्वेश्चंस के लिए आपको एक्सपेरिमेंट में किन छोटी बड़ी बातों का ध्यान रखना है, जो नीट या जेईई में जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए उनका जवाब किस तरह से दिया जाता है। मोस्ट प्रिसाइज रीडिंग काउंट की जाती है। राइट हैंड साइड में डिफ्लेक्शन हो रहा है, मैंने थोड़ा और लिया है 26 पर, अभी भी राइट हैंड साइड में आ रहा है। मीटर ब्रिज, सबसे पहले आपको अपनी कॉपी में जो प्रैक्टिकल कॉपी मिलेगी उस पर आपको सबसे ऊपर टॉप पर लिखना होता है एम, वो 30 और 70 के बीच में होनी चाहिए। उसी तरह का एक क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिया है। हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग? मैं पवन कोशी, सीनियर फिजिक्स फैकल्टी, आकाश इंस्टीट्यूट। इसी सीरीज में आज हमारा पहला फिजिक्स का प्रैक्टिकल है बच्चों, उसका नाम है मीटर ब्रिज। तो आज हम मीटर ब्रिज के एक्सपेरिमेंट को ना केवल समझेंगे, उसकी रीडिंग लेने के तरीके को भी समझेंगे और छोटी से छोटी बात को हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। बस आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं बच्चों। मीटर ब्रिज, सबसे पहले आपको अपनी कॉपी में जो प्रैक्टिकल कॉपी मिलेगी उस पर आपको सबसे ऊपर टॉप पर लिखना होता है एम, टू डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ अ गिवन वायर यूजिंग अ मीटर ब्रिज एंड हेंस डिटरमाइन द रेजिस्टिविटी ऑफ द गिवन मटेरियल। तो बच्चों, मीटर ब्रिज के इस एक्सपेरिमेंट में हम ना केवल रेजिस्टेंस ऑफ द वायर कैलकुलेट करेंगे, उसकी रेजिस्टिविटी को भी फाइंड करेंगे। तो पहले एम लिखेंगे, एम के बाद बच्चों कॉपी में लिखा जाएगा एपरेटस। कोशिश करिए एपरेटस को जब लिखे तो आप लिस्ट रखें, लेकिन इसमें एपरेटस की संख्या ज़्यादा है, तो एपरेटस की संख्या ज़्यादा होने की वजह से हमने यहाँ पर कॉमा लगाया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। मीटर ब्रिज, अ वायर अबाउट 1 मीटर लॉन्ग, लगभग 1 मीटर लंबा। हमने इस एक्सपेरिमेंट में वायर थोड़ा छोटा लिया हुआ है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अ रेजिस्टेंस बॉक्स, अ रियोस्टेट, गैल्वेनोमीटर, अ जॉकी, वन वे की, अ सेल और अ बैटरी एलिमिनेटर, थिक कनेक्टिंग वायर्स, सैंड पेपर एंड स्क्रू। ये हमारे बच्चों एपरेटस और मटेरियल जो कि रिक्वायर है वो हो जाता है। नेक्स्ट बच्चों, थर्ड पॉइंट आपका होगा कॉपी के अंदर प्रिंसिपल। प्रिंसिपल को आप क्लियर लिखिए, सफाई के साथ लिखिए, बहुत बड़ा चढ़ा कर ना लिखिए। लिमिटेड, अ मीटर ब्रिज वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। ये बच्चों व्हीटस्टोन ब्रिज का डायग्राम बताया गया है। इसमें 4 रेजिस्टेंस क्वाड्रिलेटरल फॉर्म में जुड़े हुए हैं। इसमें 2 डायगोनल्स होते हैं, इसमें से एक डायगोनल जिसे ब्रिज आर्म कहते हैं उसमें गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट किया हमने, और जो दूसरा डायगोनल है उसे हमने अंदर ना कनेक्ट करके सर्किट में बाहर बनाया है, और इसके अंदर बच्चों एक सेल के साथ एक वन वे की भी कनेक्ट करते हैं। तो ये डायग्राम आपका है व्हीटस्टोन ब्रिज का। बच्चों ध्यान रखिए, जब आप यहाँ की को प्रेस दिखाएंगे तो आपको सर्किट के अंदर करंट के फ्लो को दिखाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इन करंट के फ्लो को नहीं दिखाएंगे तो एग्जामिनर आपके नंबर काट सकता है। तो ध्यान रखिएगा, सर्किट अगर आपने कंप्लीट किया हुआ है तो आप डायग्राम में करंट के डायरेक्शन को बिल्कुल सही तरह से प्रेजेंट करें, उनका नाम भी रखें। If there is no deflection in the galvanometer G, then the balance condition for Wheatstone bridge is P by Q equal to R by S. अगर गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं जा रहा तो हम लोग कहते हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज एक बैलेंस कंडीशन में है, और बैलेंस कंडीशन के लिए P by Q equal to R by S होता है। ये आपको प्रिंसिपल में लिखना है। ये व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल है बच्चों। अब ये है हमारे मीटर ब्रिज का सर्किट डायग्राम, और ये है हमारे पास की थियरी। Unknown resistance S of the wire having uniform cross sectional area is given by P by Q equal to R by S। बच्चों, इस डायग्राम में जो कि हमारे मीटर ब्रिज का डायग्राम है, मीटर ब्रिज के अंदर 2 एल शेप मेटल प्लेट है, इनके बीच में एक मेटल प्लेट और लगी है। ये तीनों बच्चों प्लेट एक लकड़ी के वुडन प्लैंक पर फिक्स की जाती है। यहाँ जो 2 गैप बने हैं, इस गैप में से एक गैप में हम अननोन वायर को कनेक्ट करते हैं, दूसरे गैप में रेजिस्टेंस बॉक्स को कनेक्ट करते हैं। और ये जो हमारे पास यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये 1 मीटर लॉन्ग वायर होता है। यूजुअली ये वायर कॉन्स्टेंटन और मैग्नीन का बना हुआ वायर होता है। इसके साथ 1 मीटर लंबा स्केल भी इसके पैरेलल वुडन प्लैंक पर फिक्स कर दिया जाता है बच्चों। ये जो आपके पास 1 मीटर वायर है, इसकी जो फ्री एंड है ए और सी जो कि प्लेट से कनेक्टेड है, इनको हम एक बैटरी, एक रियोस्टेट और एक वन वे की के साथ सीरीज में आपस में कनेक्ट करते हैं। देख लीजिए, सीरीज कॉम्बिनेशन है बच्चों। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट को आउटफ्लो कराया गया है और इधर से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ उसको जाते हुए दिखाया गया। तो आपको भी सर्किट के अंदर करंट को इसी तरह से रिप्रेजेंट करना है बच्चों। P by Q equal to R by S equal to resistance of the wire of length DC divided by resistance of wire of length AD। क्योंकि इस डायग्राम में ये S हो गया, ये R है, तो ये Q होगा और ये P होगा। तो P की वैल्यू है बच्चों L,
और Q की वैल्यू आ जाती है 100 माइनस L। तो हमारा जो फॉर्मूला बनता है अननोन रेजिस्टेंस का वो होता है R इज द रेजिस्टेंस टेकन फ्रॉम द रेजिस्टेंस बॉक्स, 100 माइनस L इज द बैलेंस लेंथ डिवाइडेड बाय L, और ये बच्चों रिजल्ट आ जाता है हमारा इन ओम में। क्लियर है? अब ये जो हमारी बीच की प्लेट है, इस बीच की प्लेट में जो स्क्रू लगा हुआ है, इस स्क्रू से एक गैल्वेनोमीटर और गैल्वेनोमीटर से एक जॉकी को लगाते हुए हम एक जॉकी इसके साथ कनेक्ट करते हैं जो वायर AB पर स्लाइड करने के लिए फ्री होती है। बच्चों, ये है हमारा मीटर ब्रिज, और इस मीटर ब्रिज की मदद से हम इस अननोन वायर का रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी कैलकुलेट करने जा रहे हैं। देखिए, देखने में कैसे लगता है, ये लकड़ी का एक तख्ता है, एक वुडन प्लैंक है, और इस तख्ते पर ये कॉन्स्टेंटन या मैग्नीन का बना हुआ 1 मीटर लंबा वायर होता है। पहचान इसकी, 1 मीटर लंबा वायर है, और इसी के साथ 1 मीटर स्केल इसके पैरेलल में इस लकड़ी के तख्ते पर फिक्स किया गया है। यहाँ पर कॉपर की एक तरफ मेरे राइट हैंड साइड में एल शेप की एक प्लेट है, और एक लेफ्ट हैंड साइड में भी एल शेप प्लेट है, और एक प्लेट इस तख्ते पर इन दोनों एल शेप के बीच में लगाई गई है, और ये इस तरह से लगाई गई है कि यहाँ पर 2 के गैप क्रिएट किए गए हैं। इनमें से एक गैप में हम लगाते हैं रेजिस्टेंस बॉक्स, और दूसरे गैप में हम लगाते हैं ये अननोन रेजिस्टेंस, जिसका रेजिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास ये स्क्रूज हैं कनेक्शंस के लिए, जो आपको क्लियर दिखाई दे रहे होंगे। बच्चों, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि ये जो हमारी एल शेप प्लेट होती है, इन शेप की प्लेट पर हम सर्किट को कंप्लीट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड की जो एल शेप की प्लेट है, उसके एक स्क्रू को हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया हुआ है, और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को एक वन वे की से कनेक्ट किया है, ये उसके स्क्रू से साथ। अभी हमने जॉकी हटा रखी है। क्यों हटा रखी है? क्योंकि अगर जॉकी कनेक्ट रहेगी तो सर्किट में करंट कंटिन्यूस फ्लो करेगा, जिससे इस वायर में जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी वजह से इसके अंदर हीट प्रोड्यूस होगी, और इसका रेजिस्टेंस वैरी कर सकता है। राइट, इस वन वे की के दूसरे एंड पर एक और वायर है जो हमारे राइट साइड की एल प्लेट के साथ कनेक्ट किया गया है। तो ये तो हमारा सर्किट हुआ, लेकिन अभी पूरा नहीं हुआ। रेजिस्टेंस वायर को हमने हमारे राइट हैंड साइड के बीच में जो गैप था उसके बीच में लगाया गया है, और जो रेजिस्टेंस बॉक्स है उसको हमने कनेक्ट किया गया है दूसरे गैप में। लेकिन जो बीच वाली प्लेट है जो आप देख रहे हैं, ये बीच वाली प्लेट है, इसके बीच में जो स्क्रू है, इस स्क्रू से एक वायर को गैल्वेनोमीटर के एक टर्मिनल से और दूसरे टर्मिनल के साथ एक जॉकी को रखा है। ये जॉकी हम इस वायर पर स्लाइड करेंगे, जिससे कि हमें नल डिफ्लेक्शन मेथड की मदद से एक नल डिफ्लेक्शन मिलेगा, और वही हमारी बैलेंस लेंथ होने वाली है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, अब इसमें अगर आप देखें तो ये जो स्केल है, इसमें ऊपर और नीचे दोनों तरफ मार्किंग है, तो हम बैलेंस लेंथ किस तरफ से मेजर करेंगे ये भी एक इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखिएगा कि बैलेंस लेंथ हमेशा जिस तरह से रेजिस्टेंस बॉक्स लगाया जाए उस तरफ से हमें इसको कैलकुलेट करना होता है। तो आई थिंक आपको ये सर्किट पूरी तरह से समझ में आ गया होगा कि हमारे मीटर ब्रिज की पहचान क्या है, कौन सा वायर कहाँ लगाया जाता है। गैप में एक रेजिस्टेंस वायर है और एक रेजिस्टेंस बॉक्स है, जो गैल्वेनोमीटर को बीच वाले स्क्रू के साथ और जॉकी के बीच में कनेक्ट किया गया है। बैटरी को एक वन वे की के साथ कनेक्ट किया गया है। जब आप रीडिंग ना ले रहे हों तो की को ओपन रखिए, ताकि सर्किट के अंदर करंट फ्लो ना हो और हमारा कोई भी इंस्ट्रूमेंट हीट अप ना हो सके। चलिए बच्चों, अब रीडिंग लेना शुरू करते हैं कि रीडिंग किस तरह से ली जाए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो हमारी वन वे की थी उसको प्रेस करेंगे, ताकि हमारे सर्किट के अंदर करंट का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म हो जाए और हमें एक स्टडी स्टेट मिल जाए। ये देखने के लिए कि क्या हमारा सर्किट प्रॉपरली काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसके लिए हम हमारी जॉकी को पहले लेफ्ट साइड में ट्रेस करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि डिफ्लेक्शन लेफ्ट साइड में आ रहा है। अब इसको हम राइट साइड में प्रेस करेंगे तो आप देख रहे हैं कि इसका डिफ्लेक्शन राइट साइड में हमें मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरह से पहले हमें ये चेक करना है कि डिफ्लेक्शन हमें दोनों ही तरफ मिले। अब हम यहाँ से सबसे पहले क्या करते हैं, 1 ओम का रजिस्टर निकालते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ से हमने 1 ओम का रजिस्टर निकाला है, और इसके लेफ्ट हैंड साइड में प्रेस करने पर हमारा डिफ्लेक्शन राइट हैंड साइड में जा रहा है और हमारा दूसरा डिफ्लेक्शन लेफ्ट हैंड साइड में जा रहा है। मीन्स वी कैन गेट द नल डिफ्लेक्शन। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, आपकी जो बैलेंस लेंथ होनी चाहिए वो 30 से 70 सेंटीमीटर के बीच में होनी चाहिए, वरना एक्सटर्नल उस रीडिंग को एक फॉल्टी रीडिंग करार दे सकता है और उस ऑब्जर्वेशन को वो काट कर आपके नंबर काट सकता है। इसलिए ध्यान रखिए, रीडिंग 30 से 70 के बीच में ही आनी चाहिए, और अगर 50 के आसपास आ रही तो मोस्ट प्रिसाइज रीडिंग काउंट की जाती है। तो देखिए, मैंने यहाँ पर 23 पर प्रेस किया है।
राइट हैंड साइड में डिफ्लेक्शन हो रहा है, मैंने थोड़ा और लिया है 26 पर, अभी भी राइट हैंड साइड में आ रहा है, ये 27.5 हो रहा है, ये ओहो 30 पर ये थोड़ा सा लेफ्ट साइड में चला गया, तो मेरी रीडिंग नियर अबाउट 29.5 के करीब आ रही है, जो एक गलत रीडिंग नहीं की जाएगी, इसलिए मुझे रेजिस्टेंस को 0.5 और बढ़ा लेना चाहिए ताकि मेरी रीडिंग 30 से 70 के बीच में है। अब मैंने यहाँ से आरबी से टोटल कितना रेजिस्टेंस निकाल रखा है, 1.5 ओम का रेजिस्टेंस निकाल रखा है। अब हम की को 30 पर प्रेस कर रहे हैं, 30 पर प्रेस करने पर नीडल राइट हैंड डायरेक्शन में जा रही है, 70 पर मैं कर रहा हूँ तो वो लेफ्ट हैंड साइड में जा रही है, यानी मेरी रीडिंग 30 और 70 के बीच में आने वाली है। तो मैं 32 प्रेस करता हूँ राइट डायरेक्शन में, 34 राइट, डिफ्लेक्शन थोड़ा कम हो रहा है, 36 के आसपास डिफ्लेक्शन और कम हो गया, 37 पर आप देख सकते हैं कि 37.5 सेंटीमीटर पर डिफ्लेक्शन 0 आ रहा है। तो ये जो डिफ्लेक्शन आया है इसे अब हम क्या करेंगे, हमारी जो ऑब्जर्वेशन टेबल है उसमें नोट डाउन कर देंगे, और उस समय जब हम रीडिंग नहीं ले रहे हो की हटा दीजिए प्लीज़। तो ये मैंने लिखा 1.5 ओम और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग रीडिंग कितनी आई, 37.5 सेंटीमीटर, राइट। एक्सटर्नल से चेक करवा ले, तो ये हमारा हो गया पहला ऑब्जर्वेशन। नाउ सेकंड ऑब्जर्वेशन के लिए अब हम यहाँ से क्या करते हैं, 0.5 को प्रेस कर देते हैं दोबारा और 1 को भी प्रेस कर देते हैं, रजिस्टेंस को बढ़ा देते हैं। तो अब मैं इसमें से निकाल रहा हूँ 2 ओम का रजिस्टेंस, की को अच्छी तरह प्रेस करके रखिएगा वरना एरर की वजह से रीडिंग नहीं आएगी। ओके, अब हम ले रहे हैं 2 ओम, पहले 30 पर प्रेस किया राइट डायरेक्शन डिफ्लेक्शन और 70 पर करा लेफ्ट, यानी मेरी रीडिंग 30-70 के बीच में आ रही है। पहली रीडिंग 37.5 पर आ रही थी, इसलिए मैं अपना ऑब्जर्वेशन थोड़ा 37 से आगे जाता हूँ, 40 पर राइट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन आ रहा है, इसके बाद 43 पर भी राइट में आ रहा है, 45 पर लेफ्ट हो गया, 44 पर प्रेस करा, 44 यस एग्जैक्टली 44 सेंटीमीटर पर हमें नल डिफ्लेक्शन मिल रहा है। तो जब हमने फिर की वापस हटाना ना भूलें, 2 ओम पर जब हमने रेजिस्टेंस हटाया तो हमें एग्जैक्ट लेंथ मिल रही है, बैलेंस लेंथ 44 सेंटीमीटर, और ये हो गया आपका सेकंड ऑब्जर्व। क्योंकि हमारे बोर्ड एग्जाम में डिमांडिंग होती है कि कम से कम आप 5 रीडिंग निकालें। तो चलिए अब तीसरी रीडिंग की बारी लेते हैं, की को वापस प्रेस करते हैं और अब हम यहाँ पर टोटल 3 ओम का रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। आप चेक कर सकते हो 2 और +1 मेक्स 3। 30 पर प्रेस किया, 30 पर डिफ्लेक्शन राइट डायरेक्शन में आ रहा है, 70 पर प्रेस किया डिफ्लेक्शन लेफ्ट, यानी मेरी रीडिंग ऑब्वियस बात है 2 ओम पर 44 आई थी, तो मैं अब 44 से आगे चलता हूँ, 46 पर रखा राइट साइड में, 48 पर भी राइट पर, 50 पर राइट पर डिफ्लेक्शन कम होता जा रहा है, 52 पर और कम हुआ, 54 नियर अबाउट 54 एग्जैक्ट 54 पर हमारी रीडिंग आ रही है। तो 54 सेंटीमीटर हमारे 3 ओम की रीडिंग हो जाती है। तो 3 ओम पर कितना आ गया, 54 मैंने ऑब्जर्वेशन टेबल में रख दिया है कि मैंने यहाँ से ओपन कर दी है, राइट। तो ये हमारे पास हो गई थर्ड ऑब्जर्वेशन। अब हम चलते हैं फोर्थ रीडिंग के लिए, फिर की प्रेस करते हैं। अभी तक हम 3 ओम निकाल चुके थे, तो एक काम करते हैं 1 ओम को प्रेस करते हैं और 2 ओम की एक और की निकाल लेते हैं, तो टोटल हो जाता है हमारा 4 ओम। चेक करते हैं कि मैंने ऑलरेडी प्रेस कर दी है। 30 पर प्रेस किया तो डिफ्लेक्शन राइट में जैसे पहले भी आ रहा था, 70 पर करा लेफ्ट में, वेरी गुड, इसका मतलब है रीडिंग 30 और 70 के बीच में आ रही है। 3 ओम के लिए 54 सेंटीमीटर आया था, तो 54 से आगे चलते हैं, 56 प्रेस किया, डिफ्लेक्शन राइट डायरेक्शन में आ रहा है, 58 पर राइट डायरेक्शन में है, 60 पर राइट डायरेक्शन में है, 62 पर बच्चों लेफ्ट हो गया है, तो थोड़ा सा 61 के करीब आते हैं, 61 ओके 61 से 2 डिवीजन शॉर्ट है, तो मीन्स 61.8 सेंटीमीटर पर हमें हमारी बैलेंस लेंथ मिल रही है। तो ऑब्जर्वेशन टेबल भरते वक्त की हटा लें, 4 ओम पर आपकी रीडिंग आई है 61.8 सेंटीमीटर, राइट बच्चों। अब हमारी लास्ट रीडिंग, ये की को हम दोबारा से प्रेस कर देते हैं, ये प्रेस कर दिया हमने। फिर यहाँ से अब हमने क्या किया, ये दोनों 2 ओम की को प्रेस कर दिया, अब निकाल लिया हमने 5 ओम। फिर चेक कर लेते हैं 30 पर डिफ्लेक्शन राइट डायरेक्शन में और 70 पर मेरा डिफ्लेक्शन लेफ्ट डायरेक्शन में आ रहा है, तो इसका मतलब मेरे को ऑब्जर्वेशन 30-70 के बीच में मिलेगा। लेकिन 4 ओम पर 61.8 सेंटीमीटर रीडिंग थी, तो मैं 62 लेता हूँ राइट डिफ्लेक्शन,
63 डिफ्लेक्शन कम, 64 पर और कम, 66 बच्चों 66 पर हमारे को डिफ्लेक्शन 0 मिल रहा है, तो मीन 66 हमारी बैलेंस लेंथ हो गई है। तो ये हमारा पांचवा ऑब्जर्वेशन की हटा देना जरूरी है। ओके, तो 5 ओम पर हमारे को मिल गया 66 सेंटीमीटर। तो हमारी पांचों रीडिंग बच्चों कंप्लीट हो चुकी है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से रीडिंग देखी जाती है। जो भी की निकालो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग 30 और 70 में डिफ्लेक्शन देख लो। 30 पर अगर राइट में है तो 70 पर लेफ्ट आना चाहिए, 30 पर अगर लेफ्ट है तो 70 पर राइट, तब आपको बैलेंस लेंथ मिलेगा। जैसा हमने एक्सपेरिमेंट किया है उससे जो हमें ऑब्जर्वेशन मिलते हैं, तो अब हम कंप्लीट करते हैं ऑब्जर्वेशंस। पहला ऑब्जर्वेशन है लेंथ ऑफ द वायर ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। हमने जब एक्सपेरिमेंट में लेंथ ऑफ द वायर मेजर किया तो उसकी लेंथ लगभग 33 सेंटीमीटर आई, लेकिन एंड करेक्शन की वजह से जो हमने स्क्रू में इसे कसा था तो इसकी लेंथ नियर अबाउट थी 30 सेंटीमीटर। बच्चों जो वायर हमने अननोन वायर यूज किया है उसका डायमीटर 0.026 सेंटीमीटर और उसका रेडियस 0.018 सेंटीमीटर हमें मिलता है। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन टेबल। एक्सपेरिमेंट में हमने रेजिस्टेंस बॉक्स से जो रेजिस्टेंस निकाले थे, इस कॉलम के अंदर रेजिस्टेंस आर इन ओम टेकन फ्रॉम द आरबी रेजिस्टेंस बॉक्स से। ये बैलेंस लाइन का कॉलम है और ये हमारा डीसी लाइन का कॉलम है 100 माइनस एल सेंटीमीटर, और ये हमारे पास अननोन रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने का कॉलम है। हमारा जो पहली रीडिंग थी उसमें हमारे को जो हमने रेजिस्टेंस बॉक्स से रेजिस्टेंस निकाला वो 1.5 ओम, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग बैलेंस लेंथ आया 3.75 सेंटीमीटर, और बच्चों 100 माइनस एल की वैल्यू हो जाती है 62.5 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ से अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेशन के थ्रू निकालते हैं, और ये कैलकुलेशन मैंने पहले ही कंप्लीट कर ली है। तो इस कैलकुलेशन में हमारी वैल्यू आती है 2.50 ओम। तो ये हमारी पहली रीडिंग होती है। सेकंड रीडिंग के अंदर हमने रेजिस्टेंस बॉक्स से जो रेजिस्टेंस निकाला है वो है 2 ओम, और 2 ओम के कॉरेस्पॉन्डिंग हमें जो बैलेंस लेंथ मिलती है वो मिलती है बच्चों 44 सेंटीमीटर। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास 100 माइनस एल की वैल्यू आ जाती है 56 सेंटीमीटर। और जब हम इसकी कैलकुलेशन इस फॉर्मूले में रखकर करते हैं, जो कैलकुलेशन मैं आपको दिखाने वाला भी हूं, तो ये वैल्यू आती है 2.54 ओम के करीब। इसी तरह से तीसरी रीडिंग हमारे को मिलती है 3 ओम के लिए। जब हमने रेजिस्टेंस बॉक्स से 3 ओम का रेजिस्टेंस निकाला तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमने देखा कि हमारे को बैलेंस लेंथ मिल रही है 54 सेंटीमीटर। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग 100 माइनस एल की वैल्यू हो जाती है 46 सेंटीमीटर। इन सभी वैल्यू को इस फॉर्मूले में एडजस्ट करते हैं तो कैलकुलेशन के बाद हमें वैल्यू मिलती है 2.56 ओम। और इसी तरह से बच्चों चौथी रीडिंग के लिए हमने रेजिस्टेंस बॉक्स से निकाला 4 ओम, और उसके लिए जो हमें बैलेंस लेंथ मिली है वो बैलेंस लेंथ मिली है 60.8 सेंटीमीटर, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग 100 माइनस एल की वैल्यू आ जाती है 39.2 सेंटीमीटर। ये वैल्यू अननोन रेजिस्टेंस के फॉर्मूले में पुट करने पर हमारे को अननोन रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस मिलता है 2.5 ओम। और इसी तरह से हमने पांचवी रीडिंग में निकाला बच्चों फिफ्थ रीडिंग में 5 ओम, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमें जो एक्सपेरिमेंट में बैलेंस लेंथ मिली है वो है 66 सेंटीमीटर, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग 100 माइनस एल की वैल्यू हो जाती है 34 सेंटीमीटर, और ये वैल्यूज़ को फॉर्मूले में रखने पर हमें वैल्यू मिलती है 2.58 ओम। तो ये हमारी ऑब्जर्वेशन टेबल कंप्लीट होती है। बच्चों ऑब्जर्वेशन टेबल के बाद हमारे को हमारी प्रैक्टिकल कॉपी में कैलकुलेशन करनी होती है। तो पहला कैलकुलेशन है कैलकुलेशन फॉर रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। हमारे पास जो लेंथ आई है वायर की वो है 30 सेंटीमीटर, जो रेडियस आई है वो 0.18 सेंटीमीटर है। अब हमें पहली रीडिंग के कॉरेस्पॉन्डिंग अननोन रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, जिसका फॉर्मूला होता है R1 100 माइनस L1 अपॉन L1। बच्चों यहाँ पर हमारे पास जो पहली बैलेंस लेंथ आई है वो बैलेंस लेंथ है 37.5 सेंटीमीटर। तो ये वैल्यू रखते हैं तो रेजिस्टेंस की वैल्यू है 1.5 ओम 100 माइनस 37.5 डिवाइडेड बाय 37.5 इक्वल टू हो जाता है 1.5 इंटू 62.5 डिवाइडेड बाय 37.5। हम इसकी कैलकुलेशन इस तरफ हमारी कॉपी में रफ वर्क के लिए करेंगे। तो जो भी कैलकुलेशन आपको बच्चों लैब में करनी है
तो आप रफ कैलकुलेशन को इसी पेज पर एक लाइन ड्रॉ करके यहाँ पर आप रफ कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो रफ कैलकुलेशन करने के बाद जो रिजल्ट हमें मिला वो मिला है 2.50 ओम। तो ये हमारे पहले ऑब्जर्वेशन की कैलकुलेशन हुई। इसी तरह से सेकेंड ऑब्जर्वेशन की कैलकुलेशन, लेंथ ऑफ द वायर अभी भी 30 सेंटीमीटर है, रेडियस ऑफ द वायर 0.018 सेंटीमीटर अभी भी है। और बच्चों सेम फॉर्मूला लेकिन सेकेंड रीडिंग है, तो R2 100 माइनस L2 बाई L2 हो जाएगा। और यहाँ पर L2 की वैल्यू जो बच्चों में एक्सपेरिमेंट मिली है वो 44 सेंटीमीटर मिली है। अब ये सभी वैल्यू अगर हम इस फॉर्मूले में पुट करते हैं तो हमारा रेजिस्टेंस है सेकेंड के लिए 2 ओम, ये हो जाता है 100 माइनस 44 डिवाइडेड बाई 44। बच्चों ये हो जाता है 2 इंटू 56 डिवाइडेड बाई 44। और इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो ये रीडिंग आती है 2.54 ओम। ये हमारी सेकेंड ऑब्जर्वेशन के कॉरेस्पॉन्डिंग कैलकुलेशन है। इसी तरह से जो हमने एक्सपेरिमेंट में तीसरा ऑब्जर्वेशन लिया था उसके लिए लेंथ अभी भी 30 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ द वायर 0.018 सेंटीमीटर। और यहाँ R3 100 माइनस L3 डिवाइडेड बाय L3। बच्चों इस ऑब्जर्वेशन के लिए जो हमारे पास L3 है उसकी वैल्यू हमने ली है 54 सेंटीमीटर। अब ये वैल्यू अगर यहाँ पुट कर दी जाए थर्ड रीडिंग में, तो थर्ड रीडिंग में रेजिस्टेंस हमारा था 3 ओम, यहाँ पर 100 माइनस 54 की वैल्यू हो जाती है 46 सेंटीमीटर और डिवाइडेड बाय 54। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास रीडिंग आती है 2.56 ओम। तो ये हमारे पहले 3 ऑब्जर्वेशन के कॉरेस्पॉन्डिंग हमारी कैलकुलेशन रही। कैलकुलेशन आप पूरी तरह से करिए, जो भी एक्स्ट्रा कैलकुलेशन करनी है उस एक्स्ट्रा कैलकुलेशन को आप अपने रफ वर्क में करिए, इससे आपको एक्स्ट्रा नंबर मिलने के चांसेस बने रहते हैं। और टीचर को बिलीव होता है कि आपको एक्सपेरिमेंट और कैलकुलेशन दोनों अच्छी तरह से आती है। इसी तरह से बच्चों हमारे पास है इसका फोर्थ कैलकुलेशन। तो फोर्थ और ऑब्जर्वेशन के कॉरेस्पॉन्डिंग अभी भी हमारी वायर की लेंथ है 30 सेंटीमीटर और वायर की रेडियस 0.018 सेंटीमीटर है। और इस रीडिंग के लिए जो हमारी बैलेंस लेंथ निकली है वो बैलेंस लेंथ है 60.8 सेंटीमीटर। और इस ऑब्जर्वेशन के लिए R4 100 माइनस L4 डिवाइडेड बाय L4। बच्चों फोर्थ ऑब्जर्वेशन में हमारा रेजिस्टेंस है 4 ओम, तो 4 इंटू 100 माइनस 60.8 डिवाइडेड बाय 60.8। प्यारे बच्चों जब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो ये ऊपर आ जाता है 39.2 डिवाइडेड बाय 60.8। इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो ये रिजल्ट आता है 2.58 ओम। तो ये हमारे फोर्थ ऑब्जर्वेशन के कॉरेस्पॉन्डिंग कैलकुलेशन होती है। अब इसी तरह से पांचवें ऑब्जर्वेशन के लिए लेंथ 30 सेंटीमीटर, रेडियस 0.18 सेंटीमीटर और बच्चों बैलेंस लेंथ है L5, वो है 66 सेंटीमीटर। और यहाँ पर पांचवें ऑब्जर्वेशन के लिए R5 100 माइनस L5 डिवाइडेड बाय L5। अगर हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो पांचवें ऑब्जर्वेशन में हमने जो रेजिस्टेंस RB से निकाला वो 5 ओम है, इंटू 100 माइनस 66 डिवाइडेड बाय 66 इक्वल टू 5 इंटू 34 डिवाइडेड बाय 66। बच्चों इसकी रीडिंग भी 2.58 ओम हमें मिलती है। तो इस तरह से हमने ऑब्जर्वेशन टेबल में जो 5 ऑब्जर्वेशन लिए थे उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कैलकुलेशन किया और ये सभी कैलकुलेशन से हमारा लास्ट कॉलम फिल किया गया है। जो मैंने पहले डायरेक्ट किया था लेकिन उनकी कैलकुलेशन मैं ऑलरेडी कर चुका था, या मैंने आपको पूरी कंप्लीट कैलकुलेशन शो की है। अब बच्चों अगला जो कैलकुलेशन होता है वो होता है एवरेज रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, ये जो पांचों आपने रेजिस्टेंस निकाले हैं 5 ऑब्जर्वेशन में उन सबका एवरेज लेंगे। पहले आपका कैलकुलेशन से रीडिंग आई 2.50, देन उसके बाद आपके पास 2.5 ओम, देन उसके बाद 2.56 ओम, देन 2.58 प्लस 2.58 डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि हमने 5 रीडिंग ली है तो डिवाइडेड बाय 5। बच्चों ऊपर के एनआर को अगर हम ऐड करते हैं तो इसका टोटल आता है 12.76 डिवाइडेड बाय 5 ओम, और इसे जब कैलकुलेट करते हैं तो रिजल्ट आता है लगभग 2.55 ओम। तो ये हमारा एवरेज रेजिस्टेंस हो जाता है वायर का जो हमने अननोन वायर चूज किया था।
बच्चों लास्ट कैलकुलेशन आती है रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर, जिसका फॉर्मूला होता है रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर डिवाइडेड बाय इट्स लेंथ। जैसा कि आपको पता है कि हमारे पास यहाँ जो एस है वही रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू आई है 2.55 ओम। बच्चों वायर का जो रेडियस है वो है 0.018 सेंटीमीटर। इसको हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं तो 1.8 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर हो जाता है। जो लेंथ ऑफ द वायर है वो है 30 सेंटीमीटर। इसको अगर हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो ये वैल्यू हो जाती है 30 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। अब ये सारी वैल्यू हम इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो बच्चों हमारे पास रेजिस्टेंस है 2.55 ओम, पाई की वैल्यू 27/7 सब्स्टिट्यूट करते हैं, आर की वैल्यू आई है 1.8 इंटू 10⁻⁻⁴ का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय लेंथ 30 इंटू 10⁻⁻2। इसको रफ में आप कैलकुलेट करेंगे तो बच्चों आपको इसकी जो वैल्यू मिलती है वो मिलती है 4.50 इंटू 10⁻⁷ ओम इंटू मीटर। लेकिन बच्चों जब हम लोग रेजिस्टिविटी ऑफ द सॉलिड वायर देखते हैं तो उसको 10⁻⁸ में एक्सप्रेस किया जाता है, इसलिए मैं यहाँ पर इसको 445.0 इंटू 10⁻⁸ ओम इंटू मीटर लिखता हूँ। बच्चों जब मैंने ये रीडिंग को लैब मैनुअल में चेक किया कि ये किस वायर की रेजिस्टिविटी है तो मुझे पता चला कि ये मैग्नीन वायर की रेजिस्टिविटी होती है। इसका मतलब है कि हमने एक्सपेरिमेंट में जो अननोन वायर यूज़ किया है वो मैग्नीन वायर है। मैंने इसका एरर भी कैलकुलेट किया जो लगभग 4.44% के करीब आया। इसका मतलब है कि हमारी जो रीडिंग है वो बहुत एक्यूरेट रीडिंग में काउंट की जाएगी। अब बच्चों पूरी कैलकुलेशन को अच्छी तरह से कंप्लीट करने के बाद फाइनली हमारे पास आता है रिजल्ट। अब यहाँ पर रिजल्ट दो हैं। पहला रिजल्ट है द रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन वायर एस। अब आपने जो रेजिस्टेंस का जिस वायर का रेजिस्टेंस कैलकुलेट किया था उसकी वैल्यू क्या आई थी ऑन एवरेज, तो वो हम यहाँ लिखेंगे। तो वो वैल्यू आई थी 2.55 ओम। तो जो अननोन वायर है हमारे पास उसका रेजिस्टेंस है 2.55 ओम। और बच्चों दूसरा रिजल्ट है द रेजिस्टिविटी ऑफ द गिवन वायर रो, और इसकी वैल्यू अभी हमने यहाँ कैलकुलेट करी है तो ये हमें मिलता है 45.0 इंटू 10⁻⁸ ओम इंटू मीटर। तो इस तरह से बच्चों हमारे पास कैलकुलेशन भी हो गया और रिजल्ट भी हो गया। आपको एक चीज़ और बच्चों अपनी कॉपी में बहुत ध्यान से लिखना है, वो है प्रिकॉशंस। प्रिकॉशंस के भी नंबर दिए जाते हैं और टीचर ज़्यादातर अपने वाइवा के क्वेश्चन प्रिकॉशन से बनाते हैं। पहली बात बच्चों जो आपके कनेक्टिंग वायर है वो क्लीन होने चाहिए और प्रॉपर तरीके से कनेक्ट होना चाहिए, कोई कनेक्शन लूज नहीं होना चाहिए वरना एयर रेजिस्टेंस इन्वॉल्व हो जाएगा और आपकी रीडिंग में काफ़ी वेरिएशन आएगा। ऑल कनेक्शन शुड बी नीट एंड टाइट, जो अभी बात कर रहे थे। बैलेंस पॉइंट शुड बी लाई बिटवीन 30 एंड 70 सेंटीमीटर। हमने देखा था कि जब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो बार बार 30-70 के बीच में ही हम रीडिंग को चेक कर रहे थे, क्योंकि हमें पता है कि 30 और 70 के बीच में ही हमारी रीडिंग प्रिसाइज रीडिंग होती है, और अगर बीच में आती है तो वो मोस्ट एक्यूरेट रीडिंग कहलाती है। तो प्रिसाइज रीडिंग के लिए या एक्यूरेसी के लिए आपकी रीडिंग 30 से 70 के बीच में होनी चाहिए। बच्चों जॉकी को वायर पर टैप करना चाहिए परपेंडिकुलर, ना कि स्लाइड। अगर आप वायर को स्लाइड करेंगे तो वायर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा, जिसकी वजह से आपके वायर की जो यूनिफॉर्मिटी है वो डैमेज हो जाएगी और आपके फॉल्स रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारे मीटर ब्रिज का एक्सपेरिमेंट। लेकिन हमने सोचा कि बच्चों को एक्सपेरिमेंटल के साथ साथ थोड़ा सा कैलकुलेशन बेस पर भी स्ट्रॉन्ग किया जाए, तो हम हर एक्सपेरिमेंट के बाद आपके साथ कुछ क्वेश्चन भी लेकर आएंगे जो शायद प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए क्वेश्चन से कुछ कॉन्सेप्चुअल है और कुछ जगह पर एक नई कैलकुलेशन को इंट्रोड्यूस करते हुए हमने क्वेश्चन इंट्रोड्यूस किए हुए हैं। तो ये देखिए हमारे इसी कैलकुलेशन यानी रिलेटेड कैलकुलेशन की कैटेगरी में हमारे पास पहला क्वेश्चन है। ये एक डायग्राम दिया गया है जो एक व्हीटस्टोन ब्रिज का ही डायग्राम है। ए बी हमारा 1 मीटर लॉन्ग वायर है और इसके अंदर दो रेजिस्टेंस R1 और R2 लगाए गए। अब इस क्वेश्चन के अंदर ये कहा जा रहा है कि बैलेंस लेंथ हमें मिल रही है x, ठीक है, इस सर्किट के लिए बैलेंस लेंथ मिल रहा है x। अब वो ये कह रहा है कि अगर हम इफ द रेडियस ऑफ द वायर AB इज डबल, अगर इस वायर के रेजिस्टेंस को डबल कर दे तो बैलेंस लेंथ पर क्या फर्क पड़ेगा। तो बच्चों जैसा कि हमें पता है कि R1/R2 इस डायग्राम के अंदर R1/R2 का जो रेशियो है वो रेशियो आपके पास कितना आ रहा है, वो आ रहा है 100 - x/x। ये आपका फॉर्मूला बना व्हीटस्टोन ब्रिज से।
इस फॉर्मूले में कहीं पर भी वायर ए बी का ना तो रेजिस्टेंस का नाम आ रहा है और ना ही उसके क्रॉस सेक्शनल रेडाई या एरिया की जरूरत पड़ रही है। तो इसका मतलब है कि अगर मैं वायर ए बी को डबल कर दूं या उसे थिन कर दूं तो मेरी बैलेंस लेंथ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो बच्चों हमारा आंसर एक्स ही रहेगा, रिमेन्स अनचेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों, व्हीट स्टोन ब्रिज का एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, जिसके अंदर हमसे ये पूछा जाता है कि अगर बैलेंस कंडीशन में व्हीट स्टोन ब्रिज वर्क कर रहा है तो किस ब्रांच में कितना कितना करंट जाएगा। तो ये हमारे को एक व्हीट स्टोन ब्रिज दिया गया है। क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि अगर मैं इस स्विच को बच्चों क्लोज करता हूँ तो क्लोज करने के बाद जो गैल्वेनोमीटर जुड़ा हुआ है उसके अंदर डिफ्लेक्शन अनचेंज रहे तो उसकी शर्त क्या रहेगी। अब देखिए क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। जनरली हम गैल्वेनोमीटर कहाँ लगाते हैं, ब्रिज में लगाते हैं। इस क्वेश्चन में गैल्वेनोमीटर ब्रिज में ना लगाकर किधर लगा दिया, साइड में। अब वो कह रहा है कि जो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन है वो अनचेंज रहना चाहिए। वो कह रहा है ना, इन द सर्किट द रीडिंग ऑफ द गैल्वेनोमीटर इज सेम। तो जो डिफ्लेक्शन है वो अनचेंज है, डिफ्लेक्शन जीरो नहीं। तो ये तभी पॉसिबल है कि जब मैं इसको बंद करूं तो इस ब्रांच के अंदर करंट बच्चों क्या रहे, जीरो। जब हमारा व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस होता है तो बैलेंस कंडीशन के अंदर हमारे गैल्वेनोमीटर के यानी इस वाली आर्म में जो करंट जा रहा है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता अगर हम ब्रिज आर्म को क्लोज करें या ओपन करें। तो यहाँ पर हमने क्लोज भी करके देखा, ओपन भी करके देखा। तो इसमें जो करंट जा रहा है आईपी में, पी में जो करंट जा रहा है वही करंट बच्चों क्यू में जाएगा, क्योंकि ये दोनों सीरीज में, क्योंकि इधर तो कोई करंट आ ही नहीं रहा अकॉर्डिंग टू जंक्शन रूल। तो आपका जो आईपी है वो बच्चों आई क्यू के बराबर हो जाएगा। और इसी तरह से आर से जो करंट जाएगा वही करंट गैल्वेनोमीटर से जाएगा, तो आई आर और आई जी। क्यों? क्योंकि हमारे ब्रिज में कोई करंट डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा, तो जंक्शन रूल के अकॉर्डिंग हमारा करंट जो है वो सीधा निकल जाएगा। तो अगर हम इसमें ऑप्शन देखें तो मुझे सही ऑप्शन बच्चों पहला ऑप्शन सही लग रहा है। पी नहीं, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू गिवन प्रॉब्लम हमारा सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये देखिए बच्चों, जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि हमारे एक्यूरेट रीडिंग के लिए जो हमारी बैलेंस लेंथ होनी चाहिए वो 30 और 70 के बीच में होनी चाहिए। उसी तरह का एक क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिया है जो कि थॉटफुल है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। इसमें ये पूछा गया है कि हम क्या कर रहे हैं कि ये जो रेजिस्टेंस बॉक्स है, इस रेजिस्टेंस बॉक्स से पहले हम R1 वैल्यू निकालते हैं, फिर उसके बाद R2 लेते हैं और उसके बाद R3 लेते हैं। तो इन तीनों से अलग अलग जब हम रेजिस्टेंस निकालते हैं तो R1 के लिए मुझे बैलेंस लेंथ मिलती है A पर, R2 के लिए बैलेंस लेंथ मिलती है B पर और R3 के लिए बैलेंस लेंथ मिलती है C पर। तो इनमें से सबसे मोस्ट एक्यूरेट रीडिंग क्या होगी? जैसा कि बच्चों मैं आपसे कह रहा था कि अगर आपको मोस्ट एक्यूरेट रीडिंग चाहिए तो वो बिल्कुल मिड पॉइंट पर आए। अगर मिड पॉइंट पर आएगी तो आपके एक्सपेरिमेंट में जो एरर होगा वो सबसे कम होगा। तो मोस्ट एक्यूरेट रीडिंग बच्चों कॉरेस्पॉन्डिंग टू B होगी। क्लियर है बात? एंड द लास्ट क्वेश्चन बच्चों, ये भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इसके अंदर बच्चों हमने एक नई चीज इंट्रोड्यूस की गई है कि अगर मान लो मीटर ब्रिज के किसी क्वेश्चन में परसेंटेज एरर या एरर को इंक्लूड कर दिया जाए तो आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। हमें पता है कि आप अननोन रेजिस्टेंस को कैसे कैलकुलेट करेंगे। जैसे 40 है तो ये रिमेनिंग डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 60। तो व्हीट स्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग आपके पास 60 सेंटीमीटर इंटू आर इक्वल टू 90 इंटू 40 आ जाता है। और सॉल्व करने पर आपको बच्चों रेजिस्टेंस मिलेगा, 0 से 0 काट देंगे तो ये 90 इंटू 40/60, 0 से 0 कट गया, 2 से ये 3 कट गया, तो ये बच्चों आपका 60 ओम रेजिस्टेंस आ जाता है। रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना तो बहुत आसान हो गया, लेकिन एरर है। तो बच्चों जो हमारे पास फॉर्मूला होता है S इक्वल टू R 100 माइनस L/L इंटू 100। इस फॉर्मूले को जब रेजिस्टेंस की टर्म में लिखा जाता है तो डेल्टा S/S इक्वल टू, क्योंकि हमारा रेजिस्टेंस बॉक्स से निकाला गया तो उसके अंदर कोई एरर नहीं है, ये हो जाता है डेल्टा 100 माइनस L/L प्लस डेल्टा L/L, यहाँ 100 माइनस L बच्चों। अब इसके अंदर इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा डेल्टा L/100 माइनस L प्लस डेल्टा L/L। क्योंकि हम लोग रीडिंग डेसिमल के 1 प्लेस तक निकाल रहे हैं, इसलिए ये वैल्यू हो जाएगी 0.1/60 प्लस 0.1/40। और यहाँ पर हम S की वैल्यू लिखेंगे 60 और इसको सॉल्व करने पर डेल्टा S की वैल्यू आ जाती है बच्चों 0.25 ओम। तो हमारे इस कैलकुलेशन में जो एरर आ रहा है वो 0.25 आ रहा है और उसको देखते हुए बच्चों हमारा आंसर हो जाता है आंसर नंबर 6। तो उम्मीद है बच्चों आपने इस एक्सपेरिमेंट को पूरी तरह से एंजॉय किया होगा, एक एक चीज़ को देखा और सुना होगा। फिर भी अगर आपके मन में कोई
डाउट है, कुछ क्वेरी है, तो आप हमें कमेंट जरूर करें, हमारे चैनल को लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें। आगे हम आपके लिए और एक्सपेरिमेंट लेकर आने वाले हैं। थैंक यू बच्चों।